सभी लोगों का सिद्ध मसूरी द्वारा आयोजित किए जा रहे इस सिद्ध संवाद की द्वितीय श्रृंखला में स्वागत है। सभी को प्रणाम। इसमें हम भारतीय दृष्टि को विकसित करने वाले विभिन्न प्रतिमानों पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा मानना है कि भारतीयता एक वृहद और व्यापक परिदृश्य है। इसकी समझ विकसित करने के लिए हमें इसके विभिन्न आयामों को बड़ी बारीकी से और गहराई से समझना होगा। और आज जो हम ये श्रृंखला कर रहे हैं, ये इस श्रृंखला की द्वितीय कड़ी है। 15 अप्रैल को डॉक्टर रजनी रमन झा साहब के साथ हमने सीता निर्वासन रामायण में जो उसका वर्णन है और शंभुक वध की घटना को समझने का प्रयास किया था। आज के इस अंक में हमने श्री विजेंद्र पांडे जी, जो कि कुमार स्वामी फाउंडेशन लखनऊ में सचिव पद का दायित्व निभा रहे हैं, को आमंत्रित किया है। वे आज आधुनिक भारत की बौद्धिक निर्मिति के विषय पर अपना व्याख्यान रखेंगे। मेरी जो जानकारी है, जो मेरी बातचीत हुई है डॉक्टर विजेंद्र के साथ, उनका लंबे समय तक प्रोफेसर ए के शरण के साथ सानिध्य रहा है, उनके संग रहे हैं। और प्रोफेसर ए के शरण के साथ साथ आनंद कुमार स्वामी जी, धर्मपाल जी जैसे विचारकों के भी ये काफी अध्येता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि आज जब ये अपना व्याख्यान दे रहे होंगे तो इनकी छवि, इनके विचारों की छवि हमको इनके व्याख्यान में देखने को मिलेगी। तो आगामी 45 मिनट या 1 घंटा श्री पांडे अपना विचार रखेंगे। इसके बाद मंच प्रश्नों और टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। तो मैं डॉक्टर पांडे को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। एक छोटी सी निवेदन मेरा है सभी पार्टिसिपेंट से, अपने ऑडियो म्यूट कर दें और वीडियो अगर खोल सके तो अच्छा रहे। थैंक यू। पांडे जी। आप सभी को प्रणाम। मैं भी सिद्ध मसूरी की तरफ से आयोजित किए जा रहे इस ऑनलाइन व्याख्यान के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय पवन जी का और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री अनिल मैखुरी जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने आज आप लोगों के साथ ये संवाद करने का अवसर प्रदान किया है। सीधे हम लोग विषय पर आते हैं और सुधीजन लगभग इस बात से सहमत हैं कि भारत में ज्ञान विज्ञान और शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और विशेष रूप से शिक्षा, जिससे हमें बड़ी आशाएं होती हैं और आशाएं होनी भी चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत ही उलझा हुआ प्रकल्प बनता जा रहा है। जैसे जैसे इस प्रकल्प से जुड़ी हुई समस्याओं को हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, ये प्रकल्प हमारे लिए और भी उलझता चला जा रहा है। और इसका जो सबसे ताजा तरीन उदाहरण है वो हमारी नई शिक्षा नीति है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 36 वर्षों के बाद एक नई शिक्षा नीति हम लोग लेकर के आ रहे हैं और उसमें बड़ी क्रांतिकारी संभावनाएं देखी जा रही हैं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आप धैर्यपूर्वक विचार करें तो इस शिक्षा नीति को देखने से भी यही लगता है कि हम लोग इंटेलेक्चुअली, मॉरली और स्पिरिचुअली, तीनों धरातलों पर, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों ही धरातलों पर बहुत ही असमंजस और दुविधा के शिकार हैं। अंदर से हम एक बहुत ही अस्थिर और अशांत सभ्यता बन चुके हैं और ऐसा लगता है कि अपने तरीके से अपनी बात को कहने और उस पर बरतने का हमारा आत्मविश्वास लगभग चूक गया है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो शिक्षा का प्रश्न है या ज्ञान विज्ञान का प्रश्न है, वो भारतवर्ष में बहुत ही उलझा हुआ है। दुर्भाग्य से जिन्हें हमारी उपलब्धियां कहा जा रहा है और ऐसी उपलब्धियां जो विशेष रूप से स्वातंत्र्योत्तर भारत में प्राप्त हुई, उनके लिए तो आनंद कुमारी स्वामी ने कहा ही कि ये सब केवल इमिटेशंस हैं, नकल हैं, और वो भी आधुनिक पश्चिम की बहुत ही कुहड़ अनुकृतियां हैं। उनका भी एक बहुत ही वल्गर इमिटेशन है उन चीजों का जिन्हें हम अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो भी प्रकल्प हमें जागरूक करने के लिए बनाए गए, वो चाहे हमारे राजनीतिक प्रकल्प हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हमारा एकेडेमिया हो, तीनों ही एक बड़ी दुविधा, असमंजस
और जिसे ग्रेट डिवाइड कहा जाता है उसमें बंटे हुए हैं। राजनीतिक दलों के बारे में तो स्पष्ट है कि उनका चाल चरित्र, उनका चेहरा एक ही प्रकार का होने के बावजूद वैचारिक स्तर पर वो बांटे हुए और विभाजित हैं। उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनको देखते हुए उनसे ज्यादा कुछ उम्मीद रखी भी नहीं जा सकती। दुर्भाग्य से लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता था, हमारा मीडिया, वो भी इन्हीं राजनीतिक लाइनों पर हमें बंटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो भी सुधीजन है वो अच्छी तरह से ये बता सकते हैं कि कौन कौन से अखबार और टेलीविजन के कौन कौन से चैनल दक्षिणपंथी झुकाव के हैं, कौन से वामपंथी झुकाव के हैं, या कौन से उदारवादी झुकाव के हैं। तो मीडिया भी उसी प्रकार से राजनीतिक खेमेबाजी का शिकार हो चुका है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो अब इधर देखने में आ रही है कि जो हमारा एकेडेमिया है, जो हमारा शैक्षिक वर्ग है, विशेष रूप से जो उच्च शिक्षा से संबद्ध है, विश्वविद्यालयों से संबद्ध हमारा वर्ग है, वो भी बहुत बुरी तरीके से इन राजनीतिक आधारों पर विभाजित हो चुका है। और इसलिए इधर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आती है, तब इस प्रकार की शब्दावलियां और इस प्रकार की चीजें सुनाई तो बहुत देती हैं, लेकिन उनके निहितार्थ बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम लोग इधर भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत चर्चा कर रहे हैं, भारतीय मानस के भी उपनिवेशीकरण की हम बहुत चर्चा कर रहे हैं। बार बार हमें कभी राष्ट्रबोध का प्रश्न, कभी आत्मबोध का प्रश्न, कभी इतिहास बोध का प्रश्न हमें स्पंदित करता रहता है। कभी स्वराज और स्वदेशी की चर्चा हम करने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो शाश्वत महत्व के विषय हैं, जिनका अपना एक पेरेनियल सिग्निफिकेंस है, वो भी या तो राजनीतिक नारे बन करके रह जाते हैं, या वो किसी एक राजनीतिक दल मात्र का एजेंडा बन करके रह जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और या फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो शिक्षण संस्थाओं या दूसरी संस्थाओं के उच्चस्थ पदों पर विद्यमान हैं, वो अपनी अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस प्रकार के विचार को हवा देने लगते हैं, और उनके सहारे उनकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं सत्ता के सहयोग से पूरी भी हो जाती हैं। लेकिन जैसा सत्ता का चरित्र होता है, उसमें उत्थान और पतन लगा रहता है। और जैसे जैसे फिर सत्ता का अवसान होता है, इन महापुरुषों की प्रतिबद्धताएं भी इन विषयों के साथ कमजोर पड़ने लगती हैं, और फिर से ये विषय लगता है जैसे पार्श्व में चले जाते हैं। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि वो सारी संस्थाएं जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का फलक पुष्ट होगा, वो सभी राजनीतिक या स्वार्थगत प्रतिबद्धताओं के घेरे में आ चुकी हैं। और इसीलिए ये जो शिक्षा और ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र है वो बहुत ही उलझता चला जा रहा है। हम उसको जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, वो और भी अधिक धुंधला और अस्पष्ट होता चला जाता है। इसलिए ये जो पूरा प्रकल्प है, इस पूरे प्रकल्प पर बहुत ही प्रशांत चित्त होकर, बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ, लेकिन बहुत ही सतर्कता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने आज का विषय चुना है कि जो आधुनिक भारत है, जो वर्तमान भारत है, इस वर्तमान भारत की बौद्धिक निर्मिति को तय करने में किन किन विचारधाराओं का या किन किन वैचारिक परिवेशों का प्रभाव रहा है। क्योंकि जब तक हम इस बात को ठीक प्रकार से नहीं समझते कि वो कौन कौन सी वैचारिक धाराएं और अंतरधाराएं हैं जिनके प्रभाव से आज की हमारी बौद्धिक निर्मिति हुई है, तब तक ये जो अनसुलझे प्रश्न हैं, इन अनसुलझे प्रश्नों पर कोई सार्थक प्रकाश पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आज का यह विषय चर्चा के लिए रखा है। उदयावपात, उदय और अवपात, उदय और अवसान, ये सभी सभ्यताओं के लक्षण हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि भारतवर्ष की सभ्यता इससे अछूती रही। सभी सभ्यताओं के इतिहास में उत्थान और पतन के दौर आते रहते हैं, तो भारतवर्ष की सभ्यता में भी उत्थान और पतन का यह दौर आता रहा। लेकिन विचार करने की बात यह है कि मुस्लिम आक्रांताओं के अधीन रहने के बाद भी भारतवर्ष के सामाजिक जीवन की जो आंतरिक तासीर है या उसकी जो स्वाभाविक तासीर है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन आता हुआ नहीं दिखाई देता। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के बाद से एक बड़ा परिवर्तन
भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था तीनों में वैचारिक और क्रियात्मक रूप से दिखाई देता है। महर्षि अरविंद कहते हैं कि ये जो यूरोप में पुनर्जागरण आया, वो पुनर्जागरण ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से भारत में भी विस्तृत हुआ, और इसीलिए वो कहते हैं कि जो भारतीय पुनर्जागरण है वो यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इंडियन रेनेसां इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसां। महर्षि अरविंद की ये बात एक अर्थ में सही भी है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यूरोप ने अपनी दीर्घकालीन या मध्यकालीन जो परंपरा थी, उस परंपरा का स्वयं त्याग करके अपने ऊपर रेनेसां या पुनर्जागरण कालीन मान्यताओं को स्वीकार किया था। लेकिन वो पुनर्जागरण कालीन मान्यताएं भारतवर्ष के समाज के ऊपर उसकी तासीर के विपरीत होने के बावजूद भी अध्यारोपित की गई या सुपर इम्पोज की गई, और इसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियां, बहुत सारे अंतर विरोध जन्म लेते हैं। और इसलिए यदि आप भारतीय पुनर्जागरण काल की समीक्षा करें या स्वतंत्रता के पूर्व लगभग 150 वर्षों के भारतवर्ष के इतिहास को देखें, जिसकी बहुत गहरी तहकीकात धर्मपाल जी ने की है, तो देखने में यह आता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हमको दिखाई देती हैं इस पुनर्जागरण के प्रभाव से, जिसके कारण हमारे मन में ग्लानि का भी उदय होता है। बहुत सारी चीजों के प्रति भी हम आत्मविस्मरण के भी शिकार होते हैं, और बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारे मन में क्षोभ भी उत्पन्न होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी पुनर्जागरण काल में अपनी बहुत सारी उपलब्धियों को लेकर के हम सचेत और सतर्क भी होते हैं, उनको लेकर के हमारे मन में गर्व की भी उत्पत्ति होती है। हम फिर से एक बार बहुत सारी चीजों का पुनर्स्मरण करते हैं, और पुनर्जागरण काल को अपनी अतीत की उपलब्धियों के पुनर्स्मरण का भी एक काल माना जाता है। और जहां एक तरफ हमको क्षोभ होता है, वहीं एक तरफ हम उत्साह में आगे बढ़ने की भी प्रतिज्ञा लेकर के चलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा लगता है कि देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से वो आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन अपनी दिशा को लेकर के वो दुविधाग्रस्त है। एक क्लांत श्रांत देश, एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का वाहक देश, ये समझ नहीं पा रहा है कि इस दोराहे के बाद से हमको किधर जाना है। ये जो दुविधा और असमंजस है, ये दुविधा और असमंजस अभी तक भारतीय जीवन के सैद्धांतिक, वैचारिक और आनुषंगिक सभी प्रकल्पों में देखने में आ रहा है। तो जिस दुविधा और असमंजस की बात अभी हम लोगों ने की, वो दुविधा और असमंजस इसी पुनर्जागरण काल की देन है, और इसलिए इस पुनर्जागरण काल की बहुत गहन समीक्षा होनी चाहिए। जिन प्रोफेसर ए.के. सरन की चर्चा की गई, उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदुइज्म इन कंटेम्पोरेरी इंडिया में इस पुनर्जागरण काल की बहुत ही विशद समीक्षा की है, जिसको हम लोगों ने अपने फाउंडेशन की पत्रिका तत्व सिंधु में प्रकाशित भी किया है। बिल्कुल इसी तरीके की बात विपिन चंद्रपाल अपनी पुस्तक द सोल ऑफ इंडिया में करते हैं। इस पुस्तक में वे अपने एक अंग्रेज मित्र को बताते हैं कि भारतवर्ष की जो आज की मनोदशा है, उस मनोदशा के बनने में किन किन कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और विपिन चंद्रपाल कहते हैं कि मुख्य रूप से 3 कारक हैं, जिन कारकों के प्रभाव से भारतीयों की वर्तमान मनोदशा निर्मित हुई है। वह कहते हैं कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के बाद से जो अंग्रेज अफसर भारतवर्ष में आए, उन्होंने जिस नाप तौल की पद्धति को, जिस गणना की पद्धति को, सर्वेक्षण की पद्धति को, मानकीकरण की पद्धति को, समयबद्धता की पद्धति को, इन चीजों को लागू किया अपनी कार्यशैली के माध्यम से, उसका भारतीय जनमानस के चित्त पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। और एक प्रकार से जो भारतीय जीवन की स्वाभाविक विविधता थी, वो विविधता या वो वैविध्य एक मानकीकृत एक रूपता में परिवर्तित होता चला गया। तो ये जो प्रशासनिक तरीका था काम करने का, उस प्रशासनिक तरीके का भी हमारे चित्त के संगठन पर, उसके कंपोजिशन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वो मानते हैं कि अंग्रेजों के साथ साथ जो ईसाई मिशनरी भारतवर्ष आए, उन ईसाई मिशनरियों ने भारतवर्ष की परंपरा को, यहाँ के धार्मिक प्रतीकों को अपनी मान्यताओं या अपनी समझ के आधार पर देखना शुरू किया। बहुत सी चीजों को लेकर के वे विस्मित भी हुए, और अपने उस विस्मय के कारण या अपनी उस नासमझी के कारण
उन्होंने हमारे बहुत सारे प्रतीकों पर कुछ अटपटी टिप्पणियां भी की, और वो अटपटी टिप्पणियां अभी भी हम लोगों को कभी कभी आहत करती रहती हैं। विशेष रूप से शिव के स्वरूप को लेकर के, दुर्गा के स्वरूप को लेकर के, या काली के स्वरूप को लेकर के जिस प्रकार की टीका टिप्पणियां इन मिशनरियों ने की, उसकी प्रतिध्वनि अभी भी हम लोगों को कभी कभी, जो भारतवर्ष के ऐसे विचारक हैं जो पश्चिमी विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, विशेष रूप से कोलंबिया में या शिकागो में या हार्वर्ड में या इधर ऑक्सफोर्ड में भी, तो वहां से भी इस प्रकार की कुछ अटपटी व्याख्याएं या टीका टिप्पणियां हम लोगों को सुनने को मिल जाती हैं। तीसरा, जो भारतवर्ष में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आने के बाद से यूरोपीय विद्वानों का संपर्क भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा से हुआ, भारतीय समाज रचना से हुआ, या भारतीय राजनीतिक विधान से हुआ, उसको भी लेकर के उन लोगों ने अपने अपने तरीके से टिप्पणी की। वो जिन एडियम्स में या जिन फ्रेजेस में सोचने के लिए अभ्यस्त थे, उसके अनुरूप उनको भारत का सामाजिक और राजनीतिक जीवन दिखाई नहीं दिया, और इसलिए भारत के सामाजिक राजनीतिक जीवन को लेकर के इन पाश्चात्य विद्वानों ने भी कई प्रकार की टिप्पणियां की हैं। और ये टिप्पणियां अभी भी हम भारतीयों के मनोमस्तिष्क पर छाई हुई हैं, और इनका प्रभाव हमको देखने को मिलता है। ऐसे विचारकों को ओरिएंटलिस्ट या प्राच्यवादी विचारक कहा गया। इन विचारकों में आप जीन बोना और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों को शामिल कर सकते हैं, जिन्होंने ये तक टिप्पणी की कि भारतवर्ष एक गर्म जलवायु का देश है, इसलिए यहाँ पर कोई लोकतांत्रिक पद्धति सफल नहीं हो सकती। इन लोगों को तो निरंकुश साधनों के साथ ही शासित किया जा सकता है। विलोबी जैसे विचारक है, जिन्होंने कहा कि भारतवर्ष में तो विधि का कोई स्पष्ट स्वरूप दिखाई ही नहीं देता। विधि और नैतिकता, ये दोनों चीजें भारतवर्ष में इतनी मिली जुली हैं, इतनी गड्ढमड्ढ है कि विधि का स्पष्ट स्वरूप भारतवर्ष में क्या है, इसको हम न तो डिफाइन कर सकते हैं, न इसको हम चिन्हित कर सकते हैं। इसी तरीके से डनिंग जैसे विचारक हैं, जो ये मानते हैं कि राजनीति का जो शुद्ध स्वरूप है, जो प्योर आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है, उसके लिए तो हमें पश्चिम का ही मुखापेक्षी होना पड़ेगा। भारत में तो शुद्ध राजनीति के स्वरूप जैसी कोई चीज इसके इतिहास में दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से बारकर जैसे विचारक, के सभी विचारक राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं, दर्शन शास्त्र के विचारकों को भी पढ़ाए जाते हैं। बारकर जैसे विचारक कहते हैं कि भारतवर्ष की समस्या ये है कि यहाँ पर राजनीति हो अथवा विधि शास्त्र हो, ये सब कुछ धर्म के द्वारा आच्छादित है। राजनीतिक व्यवस्था हो, राजनीति के सिद्धांत हो, प्रशासन के सिद्धांत हो, विधि शास्त्र हो, विधि की व्यवस्था हो, इन सभी में हमको धर्म का आच्छादन हमेशा दिखाई देता है। कोई भी चीज यहाँ धर्म से मुक्त नहीं है, और इसलिए धर्म के इस आच्छादन के अंदर ही भारतवर्ष में राजनीति और विधि शास्त्र को देखने और समझने की परंपरा है। और ये भी अपने आप में एक बहुत ही उनके लिए प्रॉब्लमेटिक या बहुत ही समस्याजनक चीज थी। इसी तरीके से मार्क्स और हीगल जैसे विचारकों ने विचार किया और कहा कि भारतवर्ष जैसे देश एक एशियाटिक मोड ऑफ लिविंग के उदाहरण है, एक पिछड़ा और एक जड़ प्रकार का ये समाज है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के बाद से जो पश्चिमी विचारकों का भारतवर्ष से संपर्क होता है, वो भारतवर्ष की जो समाजार्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनके स्वरूप को अपने इडियम्स या अपनी समझ के हिसाब से परिभाषित करने या उसको देखने की या उनका मूल्यांकन करने की चेष्टा करते हैं। और चूंकि उन मानदंडों पर भारतवर्ष के समाज या यहाँ की आर्थिक या यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता, इसलिए वे कुछ असहज प्रकार की टिप्पणियां करते हैं जो हमें उद्वेलित करती हैं या जिनको लेकर के हम थोड़ा परेशान होते हैं। कहने का आशय यह है कि इस सारे परिदृश्य को यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो 18वीं शताब्दी है वो भारतवर्ष के लिए जहां एक प्रकार से आर्थिक क्रूरता की सदी रही, तो जो 19वीं सदी है वो भारतवर्ष के लिए शैक्षिक क्रूरता की सदी रही। और इस शैक्षिक क्रूरता के कारण ही हमारे अंदर एक दीर्घकालीन हीनता बोध और एक मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हम लोग अभी तक मुक्त नहीं हो पाए। मित्रों, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी देश या समाज में, किसी सभ्यता में पूरी तरीके से उस सभ्यता के परिरक्षकों या उसके हित चिंतकों का अभाव हो जाए। तो ऐसा नहीं था कि भारतवर्ष में भी उस समय ऐसे लोग नहीं थे
जिन्होंने इस प्रकार की टीका टिप्पणियों का प्रत्युत्तर देने की चेष्टा नहीं की। इन ओरिएंटलिस्ट या इन प्राच्यवादियों के विपरीत भारतवर्ष में भी कुछ नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी विचारकों का उदय होता है, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग आरजी भंडारकर का नाम ले सकते हैं, हम पूर्णेंदु नारायण सिंह का नाम ले सकते हैं, हम एएस अल्तेकर का नाम ले सकते हैं, हम केपी घोषाल का नाम ले सकते, केपी जायसवाल का नाम ले सकते हैं, हम यूएन घोषाल का नाम ले सकते हैं, या हम आरसी मजूमदार का नाम ले सकते हैं। बाद के समय में ये ऐसे विचारक हुए जिन विचारकों ने इन प्राच्यविदों के द्वारा भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति पर जो आक्षेप किए गए, उन आक्षेपों का जवाब देने की चेष्टा की। न केवल इन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को अपनी रचनाओं से, अपने निबंधों से, अपने लेखों से बल प्रदान किया, बल्कि भारतवर्ष के ऊपर जो आरोप स्थापित हो रहे थे, उन आरोपों का भी उन्होंने प्रत्युत्तर देने की चेष्टा की। लेकिन यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई बार हम अपनी राष्ट्रवादी चेतना के अतिशय आवेग में ऐसी बहुत सारी चीजें स्वीकार कर जाते हैं जो वस्तुतः हमारे यहाँ होती नहीं। और इन विचारकों के साथ भी बहुधा ऐसा हुआ। ब्रिटिश विचारकों को अपना प्रत्युत्तर देने के क्रम में ये विचारक इस बात को भी स्वीकार करने लगे कि भारतवर्ष में भी लोकतंत्र की पद्धति रही है, भारतवर्ष में भी इतिहास लेखन की पद्धति रही है, भारतवर्ष में भी विज्ञान एक मान्य विधा रहा है, और भारत में वर्ष में भी जो संवैधानिक मूल्य ब्रिटेन के द्वारा हमें बताए जा रहे हैं, उन संवैधानिक मूल्यों का अस्तित्व रहा है। लेकिन बात यहां समझने की है कि ये सारी चीजें भारतवर्ष के इतिहास में होने के बावजूद भी इनका वो स्वरूप कभी भी भारतवर्ष के इतिहास में नहीं रहा है जो तत्कालीन ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय इन अवधारणाओं का स्वरूप माना गया। कभी भी भारतवर्ष में उस प्रकार का लोकतंत्र जिसे हम लोग मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी कहते हैं, ये कभी भी नहीं रहा। अगर भारतवर्ष में हम लोकतंत्र का कोई स्वरूप देखते हैं या भारत में लोकतंत्र को यदि परिभाषित करना हो, तो वस्तुतः लोक हमारे यहाँ धर्म, न्याय और सत्य के प्रकाश से आलोकित जन को कहा जाता है। ये लोक से ही आलोक की निर्वचना है। तो वे लोग जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित हैं, वे वस्तुतः लोक हैं, और उनकी व्यवस्था जब प्रभावी होती है तो उसको भारतवर्ष में लोकतंत्र कहा गया। इसी बात को आप देखेंगे बद्री शाह ने अपनी पुस्तक दैशिक शास्त्र में अपने शब्दों में उकेरा है, और वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को उसके जन्म के समय कुछ विशेष गुण प्राप्त होते हैं जिसको उस राष्ट्र की चिति कहा जाता है, और उस राष्ट्र में उस चिति की सुरक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उद्यत जो लोग होते हैं, उन उद्यत लोगों की प्रेरणा को विराट कहा जाता है। और जब तक किसी राष्ट्र की चिति और विराट जागृत होते हैं, तब तक वो राष्ट्र जागृत रहता है, और चिति और विराट के लोप होने के साथ ही उस राष्ट्र का भी लोप हो जाता है। ये चिति और विराट भी वस्तुतः उसी लोक की प्रतिध्वनि है जिस लोक की बात अभी हम लोगों ने कही, जो धर्म, सत्य और न्याय के प्रकाश से प्रकाशित है। अगर हम प्रजातंत्र के टर्म में बात करें तो प्रजातंत्र में भी भारत में राजा और प्रजा, इस दृष्टि से प्रजातंत्र को देखा गया है, जहां राजा भी धर्मशील है और प्रजा भी धर्मशील है। भगवान राम अपनी समस्त अयोध्यावासी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करते हैं। राम राज्य का यदि एक सूत्र में निष्पादन करने की चेष्टा की जाए तो यह है कि राजा वहां अपनी प्रजा की मोक्ष की कामना के साथ राज्य करता है। उस मोक्ष के लिए जिन जिन पुरुषार्थों की आवश्यकता प्रजा को है, उन उन पुरुषार्थों की सुरक्षा करना और उनको पर्याप्त बल और वेग प्रदान कराना, यह राज्य का दायित्व है, जिसे आजकल हमारे यहाँ संविधान कहा जाता है। यदि परंपरागत शब्दों में देखें तो संविधान वस्तुतः वो दस्तावेज है जो अपने नागरिकों को उनके परम पुरुषार्थ को प्राप्त कराने के लिए पर्याप्त बल और वेग प्रदान करे। इस अर्थ में जो अयोध्या की प्रजा है या जो प्राचीन भारत की प्रजा है, वो अपने धर्म का अनुपालन करती है, और उसके धर्म के अनुपालन करने से न केवल स्थूल वस्तुएं बल्कि जो सूक्ष्म सत्ताएं हैं, जो देवता और पितर हैं, वो संतुष्ट रहते हैं। जो प्रकृति है वो प्रकृति सौम्य रहती है, और इसलिए वो स्वामी जी लिखते हैं कि मांगे वारिद देत जल रामचंद्र के राज। प्रकृति इतनी अनुकूल है कि मांगने पर जो मेघ है वो वर्षा कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो भारत में यदि कोई लोकतंत्र या जनतंत्र या प्रजातंत्र की अवधारणा है, तो उस लोकतंत्र, जनतंत्र और प्रजातंत्र की अवधारणा के पीछे
धर्म और पुरुषार्थ के तत्वों के प्रति लोगों की एकनिष्ठ एग्रीमेंट जिसे कहते हैं या एकनिष्ठ सहमति है, ये भारत में लोकतंत्र का आधार है। जिसे आजकल मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी कभी भारतवर्ष में नहीं रही। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, और ये बात स्पष्ट न होने के कारण ही बार बार हम लोग प्राचीन भारत में आज की तरह का लोकतंत्र खोजने के लिए निकल पड़ते हैं, जो हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो इतिहास की व्याख्या की गई कि हमारे यहाँ इतिहास की भी उसी प्रकार की परंपरा है, जैसी इतिहास की परंपरा हमको आधुनिक के रूप में दिखाई देती है। भारतवर्ष में अवश्य इतिहास की परंपरा है, लेकिन भारतवर्ष में इतिहास को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम पूर्ववृत्तम कथायुक्तम इतिहास प्रचक्षते, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्रेरणा के साथ इस प्रकार की के उपदेशों से समन्वित जो कुछ भी पहले घटित हो चुका है उसको कथा रूप में प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इस अर्थ में भारतवर्ष में इतिहास जो है वो अनंत की लोक यात्रा है। जो जीवन के हमारे शाश्वत सिद्धांत हैं वो हमारे लोक में कैसे प्रतिध्वनित होते हैं, कैसे प्रदर्शित होते हैं, वो हमें कैसे प्रेरित करते हैं, ये भारत में इतिहास का अभिप्राय है। इसी बात को विदेशी इतिहासकारों में अगर आप देखें तो आरजी कॉलिंगवुड भी इसी बात को मानते हैं, और इसी बात को एरिक वोगलिन जैसा विचारक जिसकी पुस्तक है ऑर्डर एंड हिस्ट्री, वो भी इतिहास की इसी धारणा को मानता है कि जो प्राथमिक इतिहास है, वो प्राथमिक इतिहास जो किसी भी राष्ट्र की इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर होता है, वही मुख्य रूप से उस राष्ट्र के इतिहास का प्रेरक तत्व होता है या सार्थक तत्व होता है। तो इतिहास की हमारे यहाँ जो धारणा है वो बिल्कुल दूसरे प्रकार की धारणा है, और इतिहास की जो आधुनिक धारणाएं हैं वो बिल्कुल दूसरे प्रकार की धारणाएं हैं। तो हम पश्चिमी विचारकों से भी इन सिद्धांतों को, जो सम्यक दृष्टि के विचारक हैं, उनको समझ सकते हैं। इसी तरीके से विज्ञान का प्रश्न है। विज्ञान भारतवर्ष में बहुत ही उच्च कोटि का विज्ञान है, लेकिन विज्ञान के बारे में जो आज की हमारी समझ है, उस समझ में और प्राचीन भारत में जो विज्ञान की समझ है उसमें बहुत फर्क है। भारतवर्ष में विज्ञान को ब्रह्म विद्या का अंश माना गया है, और विज्ञान की जो उपादेयता और सार्थकता है वो इसी कारण है क्योंकि वो ब्रह्म विद्या का अंश है। इस बात को आगे चल करके महर्षि अरविंद ने भी कहा है, और इस बात की समीक्षा रेने गेनो ने, जो एक बहुत ही बड़ा फ्रेंच विचारक है, उसने भी अपनी पुस्तक में की है, जिस पुस्तक का नाम है द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न मैन। क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न मैन नाम की अपनी किताब में साइंस एंड मेटाफिजिक्स, विद्या और विज्ञान, इस लेख में रेने गेनो ने प्राचीन विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं और आधुनिक विज्ञान से वो किन अर्थों में भिन्न है, इसकी बड़ी सम्यक और बहुत व्यापक समीक्षा की है। इसलिए यदि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ भी विज्ञान था, तो हमारे सम्मुख हमारे विज्ञान का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए था, तो विज्ञान का स्वरूप क्या था। और इसी तरीके से जिनको हम संवैधानिक मूल्य कहते हैं, उन संवैधानिक मूल्यों के ऊपर तो पश्चिम के जो विचारक हैं, जिन्हें समुदायवादी विचारक या कम्युनिटेरियन थिंकर्स कहा जाता है, जिसमें हम चार्ल्स टेलर को ले सकते हैं, हम एलेक्जेंडर मैकेंटायर को ले सकते हैं, हम माइकल वॉल्जर को ले सकते हैं, उन्हीं विचारकों ने इस बात को निरस्त कर दिया है कि कोई स्वतंत्रता या कोई समानता या कोई न्याय या कोई संप्रभुता जैसे कोई निरपेक्ष विचार नहीं हुआ करते। ये सभी विचार संदर्भ शासित होते हैं, संस्कृति शासित होते हैं। इस बात को तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया है। इसलिए यदि इन राष्ट्रवादी विचारकों ने, जो प्राच्यवादी विचारकों के द्वारा भारत की सभ्यता और संस्कृति के ऊपर सवाल उठाए गए, उसका प्रत्युत्तर दिया, और उन्होंने यदि इन बातों को स्थापित करने की कोशिश की कि भारतवर्ष में भी लोकतंत्र रहा है, या इतिहास रहा है, या विज्ञान रहा है, या संवैधानिक मूल्य रहे हैं, तो उन्हें प्राचीन भारत के इतिहास, विज्ञान, संवैधानिक मूल्य और लोकतंत्र और आधुनिक दृष्टि द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्र, इतिहास, विज्ञान और संवैधानिक मूल्यों के बीच में अंतर स्थापित करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज तक हम वो अंतर स्थापित करने में असफल हैं, और इसीलिए जो चीजों के प्रति हमारी समझ है, वो समझ हमारी आज भी साफ नहीं हो पाती है। इसी क्रम में जो तीसरा वर्ग आता है वो मार्क्सवादी विचारकों का है, जिसमें आप अमृतपाल डांगे, डीडी कुशाम्बी और उर्मिला थापर जैसे विचारकों का नाम ले सकते हैं, जो ये मानते हैं कि जो हमारा समाज है, उस समाज का आधार हमारे उत्पादन के साधनों और तत्संबंधी संबंधों पर आधारित है। जैसे हमारे उत्पादन के साधन होंगे और उससे जिस प्रकार के संबंध विकसित होंगे, उसी प्रकार की हमारी समाज की व्यवस्था होगी। मार्क्सवादी सिद्धांत का ये
फंडामेंटल है। और उनकी ये भी मान्यता है कि राज्य अपने समस्त आनुषंगिक प्रकल्पों के साथ, अपनी सेना के साथ, अपनी पुलिस के साथ, अपनी न्याय व्यवस्था के साथ, ये सभी के साथ एक शोषक के रूप में उपस्थित है। और इसीलिए जो राज्य के विरुद्ध आंदोलन होते हैं या जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट्स कभी भी होते हैं, तो आप देखेंगे उसके पीछे इसी प्रकार की प्रेरणाएं काम करती हैं। आज भी इसी प्रकार से सक्रिय होते हुए दिखाई देते हैं। एक और जो स्कूल है जिसका भारतवर्ष की मनोवृत्ति पर प्रभाव पड़ा, वो हमारा समाजशास्त्री और नृशास्त्री स्कूल है, सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्कूल। इसमें आप लुई ड्यूमा को या आप जे गोंडा को या एम एन श्रीनिवास को या बाद के परवर्ती तमाम विचारकों और समाजशास्त्रियों और नृशास्त्रियों को ले सकते हैं, जो ये मानते हैं कि जो प्रत्यक्ष समाज की जो आंतरिक गत्यात्मकता है, जो इंटरनल डायनामिक्स है, उसके आधार पर हमारे समाज के संबंधों का निर्माण होता है और वो समय के हिसाब से बदलते रहे। प्रोफेसर ए.के. सरन जिनकी अभी चर्चा हो रही थी, वो तो ये मानते हैं कि यदि औद्योगिक क्रांति नहीं हुई होती तो समाजशास्त्र जैसा विषय ही अस्तित्व में नहीं आया होता। वो तो ये मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति के तर्कों के प्रति हमको सह्य और विनम्र बनाने के लिए समाजशास्त्र जैसा विषय अस्तित्व में आया। और इसी तरीके से प्रोफेसर ए.के. सरन मानते हैं कि यदि साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद, जो इंपेरियलिज्म यदि ना आया होता, तो ये जो नृविज्ञान है या एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी जैसा विषय भी अस्तित्व में नहीं आया होता। दुनिया की सभी मनुष्य की जातियों के ऊपर यूरोपीय मनुष्य के आधिपत्य को पुष्ट करने के लिए ही ये एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार की टीका टिप्पणियां तो स्वयं भारतवर्ष के जो बहुत ही प्रतिभाशाली स्कॉलर्स रहे या समाज विज्ञानी रहे, उन्होंने इस समाजशास्त्री नृशास्त्री स्कूल के ऊपर की है। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में विद्या विमर्श की मुख्य धारा आज भी यही है। अगर हम भारतीय विश्वविद्यालयों की बौद्धिक निर्मिति की चर्चा करें, तो भारतीय विश्वविद्यालयों की बौद्धिक निर्मिति को बनाने में, गढ़ने में और उसको स्थापित करने में जिस धारा की सबसे बड़ी भूमिका है, वो यही मार्क्सवादी, समाजवादी और नृविज्ञानी विचारधारा है। यही मार्क्सियन, सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल विचारधारा है। आजकल इसमें एक नया परिवर्तन भी होता हुआ दिखाई देता है, जिसको हम लोग नियो ओरिएंटलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। अब ये जो नए प्रकार का उपनिवेशवाद है, ये ब्रिटेन की जगह ये अमेरिका केंद्रित है। इसके जो विचारक हैं, ये भारतवर्ष की आंतरिक विद्या विमर्श की गतिविधियों से अच्छी तरह परिचित हैं। इनको संस्कृत का भी ज्ञान है और भारतवर्ष के तमाम स्कॉलर्स जो विदेशों में जा रहे हैं, वो इनको भारतवर्ष की शास्त्रीय परंपराओं के साथ साथ भारतवर्ष के सामाजिक विन्यास के बारे में इनपुट भी देते हैं। इनको भारतवर्ष के लोगों के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिए जा रहे हैं। हार्वर्ड में इस प्रकार की चेयर को स्थापित करने के लिए रोहन मूर्ति के द्वारा सपोर्ट भी दिया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया। ये वो विचारक हैं जो मानते हैं कि जो हमारा समूचा वैदिक वांग्मय है, वो बहुत ही अपरिपक्व, बहुत ही असंबद्ध और बहुत ही क्रूड किस्म की चीज है। जो ये मानते हैं कि भारतवर्ष की जो साहित्यिक परंपरा है, वो साहित्यिक परंपरा वस्तुतः हायरार्की को, ऊंच नीच को, डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को, एलिटिज्म को यानी अभिजनवाद को और सोशली एब्यूजिव जो पद्धतियां हैं, जो सामाजिक रूप से जो विकृत पद्धतियां हैं, उनको बढ़ावा देती है। उनका यह मानना है कि व्याकरण जैसी चीजें वस्तुतः एक एलिटिस्ट स्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है। वो मानते हैं कि वस्तुतः भारतवर्ष का जो सारा लिटरेचर है, जो साहित्य है, जिस पर भारत के लोग बहुत गर्व करते हैं, वो वस्तुतः एक ऑप्रेसिव सोसाइटी, एक दमनकारी जो समाज है, उस दमनकारी समाज के एट्रीब्यूट्स को, उसके गुणों को हमारे सामने रखते हैं। और भारतवर्ष में जो विज्ञान और कलाओं का स्वरूप रहा, विज्ञान और कलाओं के उस पारंपरिक स्वरूप को वो कभी एक्नॉलेज ही नहीं करते, वो उनके अस्तित्व को ही नहीं स्वीकार करते। ऐसे विचारकों में हम लोग शेल्डन पोलक को रख सकते हैं, वेंडी डॉनिगर को रख सकते हैं, या उनके शिष्यों में हम अनन्या वाजपेयी या अक्षय मुकुल जैसे लोगों को रख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि जो ज्ञान की पद्धति है वो केवल पॉजिटिविस्ट हो सकती है, प्रत्यक्षवादी हो सकती है, रेशनलिस्ट हो सकती है, बुद्धिवादी हो सकती है, साइंटिफिक हो सकती है, यानी आज के अर्थों में वैज्ञानिक हो सकती है। ये लोग स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये लोग प्रैग्मेटिज्म और अप्लाइड साइंसेस में विश्वास करने वाले लोग हैं। और जितने टर्म्स हैं जो आज के विद्या जगत को प्रभावित करते हैं, या बार बार हमारे विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि जो आपकी स्टडी है वो प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, रेशनल होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, उसमें स्पेशलाइजेशन झलकना चाहिए, उसका अप्लाइड एप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए।
इन सभी टर्म्स की जो अपनी आंतरिक खामियां हैं या उसकी जो अपनी आंतरिक विसंगतियां हैं, यदि उनको जानना है तो हमें केनेथ ओल्डमेडो की पुस्तक ट्रेडिशनलिज्म, रिलीजन इन द लाइट ऑफ पेरेनियल फिलॉसफी को देखना चाहिए। केनेथ ओल्डमेडो की ये अपनी पीएचडी थीसिस है ट्रेडिशनलिज्म, और इस पुस्तक में उन्होंने ये जितनी आधुनिक मान्यताएं हैं जो हमारे विद्या विमर्श के जगत को आच्छादित किए हुए हैं, उनकी बहुत ही गहन समीक्षा उन्होंने की है। और जिन भी सुधीजनों को इन विषयों की अंतर विसंगतियों को जानना है, उन्हें इस किताब को देखना चाहिए। भारतवर्ष में आज भी जो लेफ्ट लिबरल और दलित आइडियोलॉजी चल रही है, उस लेफ्ट लिबरल और दलित आइडियोलॉजी के पीछे जिस प्रकार की विचार दृष्टि काम कर रही है, वो इसी प्रकार की विचार दृष्टि है जिसको हम लोग मार्क्सियन, या जिसको हम लोग सोशियोलॉजिकल, या जिसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल विचार दृष्टि कहते हैं। तो आज के भारतवर्ष की बौद्धिक निर्मिति को बनाने में इन चीजों की भी बहुत ही भूमिका है, और इसलिए इनको समझने की और इनको एक्सप्लोर करने की बहुत आवश्यकता है। कुछ यूनिवर्सलिज्म या जिसे सार्वभौमिकतावाद हम कहते हैं, कुछ कभी कभी राष्ट्रीयता के उन्माद में कह लीजिए या आवेश में कह लीजिए, हम बहुत सारी चीजों को अनावश्यक रूप से यूनिवर्सलाइज भी करने निकल जाते हैं। इससे भी तमाम मिसकंसेप्शंस या तमाम प्रकार की विसंगतियों का जन्म होता है। जैसे कभी हम गीता को कह देते हैं कि अपने आप में एक ये सार्वभौमिक ग्रंथ है, या कभी कभी हम आयुर्वेद को लेकर के या योग को लेकर के या सनातन आचार विचार को लेकर के हम विश्व के ऊपर उसको थोपने की या विश्व में सर्वश्रेष्ठ विचार या सर्वश्रेष्ठ वस्तु बताने की चेष्टा करने लगते हैं। हमें समझना चाहिए कि चाहे वो गीता हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे हमारे सनातन आचार विचार हो, इनका अपना एक विशिष्ट संदर्भ है। गीता के सामने जो मुख्य समस्या है वो कर्म सांकर्य की समस्या है, और कर्म सांकर्य की समस्या वो एक भारतीय विचार दृष्टि की समस्या है। आयुर्वेद का प्रश्न वो हमारे जीवनोद्देश्य और हमारी जीवन शैली के सामंजस्य पर टिका हुआ विधान है। योग का प्रश्न जो है वो हमारे योग और क्षेम की मान्यता है, उसको एड्रेस करता है। और सनातन आचार विचार का जो प्रश्न है वो एक संस्कृति सापेक्ष प्रश्न है। इसलिए अनावश्यक रूप से इन धारणाओं को यूनिवर्सलाइज करके या इनको सार्वभौमिक बना करके इनके वैशिष्ट्य को हल्का नहीं करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी तमाम प्रकार के मिसकंसेप्शंस पैदा हो रहे हैं। एक इधर नए प्रकार की चीज चल रही है भारतवर्ष में कि हमें दोबारा से विश्वगुरु बनना है। ये जो विश्वगुरु की धारणा है, विश्वगुरु की धारणा भी अपने आप में विचारणीय धारणा है, और मूलतः ही अपने आप में एक वर्चस्ववादी धारणा है। और इस प्रकार की वर्चस्ववादी धारणाओं से भी हमको मुक्त होने की या इससे बचे रहने की चेष्टा करनी चाहिए। दुनिया की प्रत्येक सभ्यता को उनकी सामर्थ्य और उनकी अभिरुचि के हिसाब से प्रवर्तक प्राप्त हुए हैं, और उन प्रवर्तकों के परवर्ती आचार्यों ने उस सभ्यता के जो विशिष्ट लक्षण है, उन विशिष्ट लक्षणों को स्पष्ट किया है, उनका विस्तार किया है। इसलिए इस प्रकार की जो गुरु परंपरा है वो दुनिया की हर सभ्यता में हमें आपको देखने को मिलेगी। हम अगर यूनान से शुरू करें तो वहां हम हेराक्लाइटस को, परमानाइडिस को, सोक्रेटिस को, प्लेटो को, अरस्तु को, एक लंबी सुदीर्घ परंपरा है, जिस सुदीर्घ परंपरा को हम लोग वहां देख सकते हैं। उसके बाद और हम आगे बढ़े तो सिसरो को, प्लोटिनस को, बोथियस को, पोलिबियस को, ये हम लोग रोमन परंपरा में देख सकते हैं। उसके बाद मध्यकालीन और उसके बाद की अगर यूरोपीय परंपरा की बात करें तो हम उसमें सेंट अगस्टाइन को, सेंट एक्विनास को, जोसेफ पाइपर को, विलियम ब्लैक को, मिस्टर एकहार्ट को, मार्को पेलिस को, एडमंड बर्ग को, जीके चेस्टरटन को, टीएस इलियट को, माइकल ऑक्सफोर्ड को, ए ओ लवजॉय को, रोजर स्क्रूटन को और सिमोन वील को। एक लंबी फहरिस्त है, दर्जनों ऐसे विचारक और आचार्य हैं, और अभी इसमें दर्जनों ऐसे नाम छूटे होंगे जिनको हम उन सभ्यताओं के गुरु के रूप में देख सकते हैं। इसलिए कोई हम ही विश्व गुरु हो और हमारे अतिरिक्त और कोई विश्व गुरु ना हो, या हमको किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार की विचारधारा से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जो अरबिक वर्ल्ड है उसमें भी आप देखिए, उसमें अल गजाली है, अल बरूनी है, अल फराबी है, अबू बकर है, दाराशिको हैं, प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र हैं, फ्रिजुफ श्वान हैं, जिन्होंने बहुत ही इंसाइटफुल ग्रंथों की रचना की है और जिनके माध्यम से हम विद्या और विज्ञान के जगत में बहुत ही गहरी अंतर्दृष्टि के साथ प्रवेश कर सकते हैं। आप प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र, जिनसे प्रोफेसर सरन बहुत प्रभावित थे, आप उनके ग्रंथों के केवल नाम की सूची देखिए तो आपको अंदाज हो जाएगा। नॉलेज एंड द सेक्रेट, मैन एंड नेचर, रिलीजन एंड ऑर्डर ऑफ नेचर, साइंस एंड सिविलाइजेशन इस्लाम, ये पुस्तकें सैयद हुसैन नस्र की। इसी तरीके से फ्रिजुफ श्वान इन द ट्रैक्स ऑफ बुद्धिज्म,
लैंग्वेज ऑफ द सेल्फ, लाइट ऑन एंशिएंट वर्ल्ड, स्टेशंस ऑफ विजडम, ट्रांसेंडेंट यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स और अंडरस्टैंडिंग इस्लाम, ये फ्रिजुफ शॉन की पुस्तकें हैं। अब हम ये कहें कि ये उनकी पुस्तकें हैं, ये उनके अपने ज्ञान परंपरा की चीजें हैं, इनसे हमको कुछ लेना देना नहीं, तो ये तो फिर बुद्धि का विपर्य ही कहलाएगा। इसलिए ये विश्वगुरु जैसी जो धारणाएं चल रही हैं, इस प्रकार की अनावश्यक और इस प्रकार की वर्चस्ववादी हेजिमोनिस्टिक धारणाओं से भी हमको बचने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरीके से जो बार बार महाशक्ति बनने का अभियान चल रहा है कि जल्दी से जल्दी हम चीन को या अमेरिका को या यूरोप को पीछे छोड़ देंगे, इस प्रकार की महाशक्ति बनने वाली अवधारणाओं से भी हमको बचने की चेष्टा करनी चाहिए। अच्छी तरह से हम जानते हैं कि चीन इस समय भयभीत करने वाले और भयाक्रांत करने वाले लोगों का एक देश बन चुका है। सामाजिक अविश्वास चीन में इतना दरक चुका है कि लगभग 2/3 बच्चों के पिता अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट करा रहे हैं। चीन को चीन बनाने की एक बड़ी पर्यावरणीय लागत दुनिया ने अदा की है। इसी तरीके से यूरोप अपने आप में एक लावारिस बच्चों का, बेसहारा बुजुर्गों का, टूटे और तनाव युक्त और थके हारे बुजुर्गों का एक देश बन चुका है। अमेरिका को इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं कि वो धीरे धीरे विलासी और मनोरोगी लोगों का देश बनता चला जा रहा है। 50% बच्चे अमेरिका में परिवार की व्यवस्था के बाहर जन्म ले रहे हैं। इस प्रकार का एकाकी तंत्र अमेरिका बनता चला जा रहा है। इन सारी इकोनॉमीज को, जिनको हम जल्दी से जल्दी पीछे छोड़ देना चाहते हैं, ये वॉर के ऊपर यानी युद्ध के ऊपर, बीमारी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर और अश्लीलता के ऊपर अपनी इकोनॉमी को खड़ा किए हुए हैं। युद्ध का भय दिखा करके हथियारों का व्यापार, बीमारी का भय दिखा करके दवाओं का व्यापार, मृत्यु का भय दिखा करके बीमा का व्यापार और वल्गैरिटी यानी अश्लीलता के प्रति एक फैटल अट्रैक्शन कायम करके पोर्नोग्राफी का व्यापार, इन चीजों पर ये जो सबसे तेज जो दुनिया में बढ़ने वाले जो सेक्टर है अर्थव्यवस्था में, उनके सहारे ये व्यवस्थाएं चल रही हैं। अगर दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक अमेरिकी औसत व्यक्ति के बराबर यदि संसाधन चाहिए तो उसके लिए हमें 5 पृथ्वियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम जान सकते हैं इस बात को कि अमेरिका को अमेरिका बनने की कितनी बड़ी पर्यावरणीय लागत दी गई है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए यदि हम विश्व शक्ति या कोई महाशक्ति बनने के लिए निकले हैं। दुर्भाग्य से अगर हम भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के सिलेबस या उसके पाठ्यक्रम को देखें, वो चाहे साइंस के पाठ्यक्रम हो, मेडिकल साइंस के हों या चाहे इंजीनियरिंग के हों, वो चाहे मैनेजमेंट के हों, वो चाहे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के हों, वो चाहे लॉ के हों, साइकोलॉजी के हों, हिस्ट्री के हों, लिटरेचर के हों, आर्ट के हों, फिलॉसफी के हों, लिंग्विस्टिक के हों, फिलोलॉजी के हों, ये जो सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है, ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव भारतीय विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को आच्छादित किए हुए, और इसकी वजह से जो हमारा वास्तविक इतिहास बोध है वो हमारा विस्मृत होता चला जा रहा है, और जो हमारा ज्ञान बोध है, जो हमारा सेंस ऑफ नॉलेज है, सेंस ऑफ विजडम है, वो विकृत होता चला जा रहा है। परिणाम स्वरूप जितने प्रकार की विचारधाराएं उभर करके सामने आ रही हैं हमारे पठन पाठन में, जिन्होंने हमारे इंटेलेक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन को आकार दिया है, जिन्होंने हमारी बौद्धिक निर्मिति को आकार दिया है, यदि आप एक तरफ से उनका परीक्षण करें तो आप यही पाएंगे कि मनुष्य और मनुष्य के समाज के प्रति जो हमारी भ्रमित या विकृत बुद्धि है, ये सारी विचारधाराएं उसी का परिणाम है। वो चाहे लिबरलिज्म हो, वो चाहे लिबर्टेरियनिज्म हो, चाहे वो न्यू लिबरलिज्म हो, वो सोशलिज्म हो, वो चाहे मार्क्सिज्म हो, चाहे वो न्यू मार्क्सिज्म हो, वो चाहे कम्युनिटेरियनिज्म हो, वो चाहे फेमिनिज्म हो, और वो चाहे इन्वायरमेंटलिज्म हो, वो चाहे मल्टीकल्चरलिज्म हो, वो चाहे सबाल्टर्निज्म हो, या वो आधुनिक किस्म का नेशनलिज्म हो। ये उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, पर्यावरणवाद, नारीवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद, बहुसंस्कृतिवाद, ये सभी मनुष्य और मनुष्य के समाज के संबंध में जो हमारी दृष्टि विकृत हुई है, और उसको विकृत करने में ये जो समाजशास्त्री, नृशास्त्री और मार्क्सवादी स्कूल है, और इसके पहले वो जो ओरिएंटलिज्म के नाम पर जो चीजें हमारे यहाँ स्थापित की गई, थोपी गई या पेनिट्रेट की गई, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और इस बात को तो स्वयं अपने पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में ओस्वाल्ड स्पेंगलर कहते हैं कि यूरोप का जो पतन हुआ, वो यूरोप का पतन अपनी कल्चर से, अपनी संस्कृति से स्लिप करने के कारण। यूरोप ने अपनी आत्मा पर ध्यान न देकर के जब से अपने शरीर पर एक मुश्त ध्यान देना शुरू किया, तब से वो यूरोप का पतन हुआ, और यूरोप का वही पतन वस्तुतः पुनर्जागरण काल के रूप में
प्रकट होता है और उसी का प्रभाव हमारे विद्या विन्यास को आज तक आच्छादित किए हुए। आचार्य रामनाथ सुमन के नाम से हम लोग परिचित होंगे। आचार्य रामनाथ सुमन कहते हैं कि जो भारतीयों की दृष्टि रही वो एक सेंट्रीपेटल यानी केंद्राभिमुख दृष्टि रही। महर्षि अरविंद भी इस बात को मानते हैं कि तमाम छोटी बड़ी चीजों की बड़ी विस्तृत तहकीकात करने के बावजूद भी भारतीयों की दृष्टि कभी उनके आध्यात्मिक केंद्र से विचलित नहीं हो। जो अध्यात्म शास्त्र है, जो तत्व शास्त्र है, वो हमेशा उनकी चिंता के केंद्र में बना रहा। लेकिन जो आधुनिक यूरोप की दृष्टि रही वो सेंट्रीफ्यूगल रही, केंद्र से दूर जाने की रही। और इस डिसेंटरिंग की वजह से यूरोप में इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद और उस व्यक्तिवाद के परिणाम स्वरूप जो फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटीज है, जो बिखरी हुई पहचान और अस्मिता के प्रश्न है, वो बिखरे हुए पहचान और अस्मिता के प्रश्न पैदा हुए। आज भी भारतीय समाज में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग प्रकार के ओरिएंटेशन के कारण जो अलग अलग प्रकार की अस्मिताओं के प्रश्न पैदा हो रहे हैं, उनके पीछे वस्तुतः इसी प्रकार की दृष्टि। इसीलिए भारत में ज्ञान और विज्ञान को जब परिभाषित किया गया तो अध्यात्म शास्त्र उसके केंद्र में है, ब्रह्म तत्व उसके केंद्र में है, सभी में एक को देखना, ये भारत में ज्ञान कहा गया। और एक से सभी को देखना, ये भारतवर्ष में विज्ञान कहा गया, जिसे आजकल इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। तो इसलिए आधुनिक यूरोप की जो विचार दृष्टि है और उस विचार दृष्टि का हमारे विद्या विमर्श पर जो प्रभाव है, उसको थोड़ा ध्यान से देखने और समझने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि इस पूरी ज्ञान दृष्टि और इस पूरी ज्ञान मीमांसा से भारतवर्ष में ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा जो परिचित न रहा। उसी समय भारतीय विचार व्योम में ऐसे बहुत सारे नक्षत्रों का उदय होता है जो इस प्रकार की पश्चिमी विचार दृष्टि से अपने आप को सहमत नहीं पाते, और उनकी एक लंबी फहरिस्त है। समय का अभाव है इसलिए बहुत विस्तार से उनकी चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन उनका नामोल्लेख करना और उनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख करना मैं समझता हूं कि यहाँ आवश्यक है। लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य, महात्मा गांधी का हिंदू स्वराज, स्वामी विवेकानंद के वो प्रश्न जो उन्होंने अपने जीवन में खड़े किए कि ईस्ट और वेस्ट, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मैटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, माइंड एंड मैटर, ये प्रश्न आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। इसलिए विवेकानंद का हमारे यहाँ महत्व है कि वो प्रश्न विवेकानंद के माध्यम से अभी भी हमारे यहाँ जीवित है। आनंद कुमार स्वामी की मूलतः 3 प्रकार की रचनाएं हैं। कभी अलग से आनंद कुमार स्वामी पर बात होगी तो हम लोग विस्तार से बात करेंगे। उनकी कुछ समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित रचनाएं हैं, कुछ उनकी कला शास्त्रीय रचनाएं हैं और कुछ उनकी तत्व शास्त्रीय रचनाएं हैं। विशेषता आनंद कुमार स्वामी की है कि चाहे उनकी समाजार्थिक और राजनीतिक विषयों पर लिखी गई रचनाएं हों, चाहे उनकी कला शास्त्रीय रचनाएं हों और चाहे उनकी तत्व शास्त्रीय रचनाएं हों, तीनों में आपको विचार दृष्टि की एक रूपता दिखाई देगी। जो उनकी तत्व शास्त्रीय मान्यताएं हैं उसी के आधार पर उनकी कला दृष्टि और उसी के आधार पर उनकी समाजार्थिक और राजनीतिक दृष्टि का विकास होता है। आनंद कुमार स्वामी की जो राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक दृष्टि प्रधान पुस्तकें हैं, उसमें आप उनकी पुस्तक स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड टेम्पोरल पावर को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी पुस्तक ईस्ट एंड वेस्ट एंड अदर एसेज को देख सकते हैं, उसमें आप उनकी पुस्तक व्हाट इज सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। इसी तरह जो उनकी कला संबंधी पुस्तकें हैं, उन कला संबंधी पुस्तकों में आप क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसॉफी ऑफ आर्ट को देख सकते हैं, आप आर्ट एंड स्वदेशी को देख सकते हैं, आप उनके एलिमेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी को देख सकते हैं, जैन आर्ट, विश्वकर्मा और यक्षाज, ये उनकी कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनसे उनकी कला दृष्टि का परिचय प्राप्त होता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इनटू आर्ट उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इसी तरीके से यदि उनकी तत्वशास्त्रीय रचनाओं को देखना है तो हमें उनकी पुस्तक टाइम एंड इटर्निटी को देखना होगा, हमें उनकी पुस्तक डांस ऑफ शिवा को देखना होगा, या हमें उनकी पुस्तक फिगर ऑफ स्पीच एंड फिगर ऑफ थॉट को देखना होगा, या हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म को देखना होगा। लेकिन इन सभी रचनाओं में कुमार स्वामी की जो दृष्टि की विलक्षण एकता है, उससे हमारी दृष्टि का परिमार्जन हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास। इसी के साथ साथ टैगोर ने 1916 और 17 में राष्ट्रवाद की उभरती प्रवृत्तियों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त करते हुए भारत में, इंग्लैंड में और जापान में अपने कुछ संभाषण दिए हैं। उनको नेशनलिज्म के नाम से प्रकाशित किया गया है। सुधीजनों को उनका भी अवलोकन करना चाहिए। केसी भट्टाचार्य की इधर बहुत चर्चा हुई। केसी भट्टाचार्य ने अपने हुगली कॉलेज के विद्यार्थियों को एक प्राचार्य के रूप में संबोधित करते हुए स्वराज इन आइडियाज नाम से एक भाषण दिया है। उसमें भी कितना पश्चिम और पूर्व के बीच में सामंजस्य की गुंजाइश है, इस प्रश्न को उन्होंने हमारे सामने रखा है।
श्री अरविंद की पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर यानी भारतीय संस्कृति के आधार, ये अपने आप में बहुत ही पठनीय पुस्तक है। विलियम आर्चर नामक एक व्यक्ति ने जब ये प्रश्न खड़ा कर दिया कि क्या भारत सभ्य है, इज इंडिया सिविलाइज्ड, तो इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि अरविंद ने इस पुस्तक का प्रणयन किया। उन्होंने 5 खंडों में विभाजित इस पुस्तक में सबसे पहले भारत में तत्वशास्त्र यानी उसकी आध्यात्मिक चेतना के स्वरूप की व्याख्या की है। फिर उन्होंने रीत और धर्म के तत्व की व्याख्या की है। फिर उन्होंने यहाँ के समाज विधान की चर्चा की है। फिर उन्होंने यहाँ की कला दृष्टि की चर्चा की है। और फिर उन्होंने यहाँ के राजनीतिक या प्रशासनिक विधान की विधिवत चर्चा की है। तो लोगों को जो भारतीय स्वरूप है समाज, अर्थ और राजनीति का, उसको समझने के लिए महर्षि अरविंद की इस पुस्तक का भी अवलोकन करना चाहिए। आजादी के बाद दीनदयाल उपाध्याय वो आखिरी व्यक्ति हैं जिन्होंने एक राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी इन प्रश्नों को अपने एकात्म मानववाद के विचार के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त धर्मपाल जी की कृतियां हैं जो हमारी आंखें खोलने में समर्थ होनी चाहिए। प्रोफेसर ए.के. सरन की पुस्तकें जो कि सारनाथ के तिब्बतन इंस्टीट्यूट से, जो इस समय विश्वविद्यालय बन चुका है, वहां से प्रकाशित हुई हैं। प्रोफेसर ए.के. सरन मानते हैं कि समाज और धर्म में एक रूपता हुए बिना भारतवर्ष में किसी समाज या धर्म की जीवंतता का स्वप्न नहीं देखा जा सकता। वो मानते हैं कि समाज और धर्म ये दोनों एक दूसरे पर इतने अन्योन्याश्रित हैं कि एक का नष्ट होना दोनों के नष्ट होने के बराबर है। और इसलिए वो हिंदू सोसाइटी और हिंदू रिलीजन इन दोनों को एक दूसरे के प्रति अन्योन्याश्रित या घनिष्ठ रूप से अंतर्संबद्ध मानते हैं। उनकी पुस्तक ट्रेडिशनल विजन ऑफ मैन, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सोशल चेंज, हिंदुइज्म इन कंटेम्पररी इंडिया और थ्योरीज ऑफ सेकुलरिज्म एंड मॉडर्नाइजेशन का हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। हम लोग अपने तत्व सिंधु नामक पत्रिका में प्रोफेसर सरन की एक पुस्तक की एक लंबी समीक्षा या उसका एक परिचय प्रत्येक वर्ष देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल और विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के माध्यम से भी अपनी दृष्टि का परिमार्जन कर सकते हैं। स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जो कांची काम कोटि के परमाचार्य थे, उनकी एक पुस्तक है हिंदू धर्म। उस हिंदू धर्म नामक पुस्तक में बहुत ही विस्तार के साथ, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हिंदू धर्म के या भारतीय धर्म परंपरा के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसके लक्षण हैं, उन लक्षणों की समीक्षा और उनका परिचय दिया गया है। इसी तरीके से वर्तमान समय में प्रोफेसर रघुवीर सिंह, प्रोफेसर रामाश्रय राय जो हमारे बीच में नहीं है, इसके अतिरिक्त जनसत्ता के पूर्व संपादक बनवारी जी, सागर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, पुनरुत्थान विद्यापीठ की कुलपति बहन इंदुमती काटदरे जी, प्रोफेसर कपिल कपूर जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से रहे, और मैं उसी कोटि में पवन जी को भी रखता हूं जो शिक्षा और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो हमारी दृष्टि होनी चाहिए उस दृष्टि का परिमार्जन करने में सक्षम और समर्थ हैं। भारतवर्ष में एक साधु संतों की या जो इसकी अपनी पुरानी पांडित्य परंपरा है उससे भी जुड़े हुए बहुत से आचार्य रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे विद्या विमर्श में रहा है। मैं चाहूंगा कि हम लोगों को संस्कृति के ऊपर लिखे गए स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी के लेख, मोतीलाल शर्मा शास्त्री, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, ऐसे विचारकों को भी पढ़ना चाहिए। हमें अपनी दृष्टि का परिमार्जन करने के लिए विश्वनाथ शास्त्री दातार जिन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर सुमंगला टीका लिखी या रामचरितमानस की नीति की दृष्टि से समीक्षा की, हमें इनके भी ग्रंथों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बड़े विचारक हुए हैं स्वामी करपात्री जी महाराज। स्वामी करपात्री जी महाराज ने उनके सामने जितने भी प्रश्न भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति के ऊपर उठाए गए, उन प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए अपने सारे ग्रंथों की रचना की। फादर कामिल बुल्के को जवाब देने के लिए उन्होंने रामायण मीमांसा लिखा। श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी है उसके ऊपर जो टीका टिप्पणियां होती थी उनका प्रतिवाद करने के लिए उन्होंने भक्ति सुधा नामक ग्रंथ लिखा। आरएसएस ने जो हिंदू धर्म के संस्करण को प्रस्तुत किया उसके विपरीत अपने विचार को प्रतिपादित करने के लिए उन्होंने विचार पीयूष नाम की ग्रंथ की रचना की। मार्क्सवाद की दृष्टि की समीक्षा करने के लिए उन्होंने मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ की रचना की। राहुल सांकृत्यायन जी को अपना जवाब देने के लिए उन्होंने राहुल जी की भ्रांति नाम की पुस्तक की रचना की। और आर्य समाज की परंपरा से अपने आप को अलग दिखाते हुए अपनी परंपरा का पक्ष पोषण करने के लिए उन्होंने वेदार्थ पारिजात नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये वो एक बड़ा समूह है
जैसे अभी हम लोगों ने दूसरी परंपराओं के आचार्यों की चर्चा की, चाहे वो ग्रीको रोमन सोसाइटी हो, यूरोपियन सोसाइटी हो, अरेबिक सोसाइटी हो, ये भी वो लोग हैं जो हमारी दृष्टि का उन्मीलन कर सकते हैं, जिससे फिलोसोफिया पेरेनिस या पेरेनियल फिलोसफी, शाश्वत दर्शन कहा जाता है। उस शाश्वत दर्शन को हमारे सामने एक्सप्लोर करने में ये विचारक भी समर्थ हैं। इसके साथ साथ जिन विचारकों के भी हम लोगों ने तिलक से लेकर के और करपात्री जी महाराज तक चर्चा की, वो चाहे भारत की राजनीतिक परंपरा के विचारक हों, भारत की बौद्धिक परंपरा के विचारक हों, या भारत की पांडित्य परंपरा के विचारक हों, ये सभी लोग हमारे विचार का उन्मीलन करने में या उसका उन्मेष करने में सक्षम है। जो अंतिम वर्ग है, जिसे हम लोग भारत की परंपरागत दृष्टि का पोषक कह सकते हैं, इन लोगों की मान्यता यह है कि प्रत्येक सभ्यता में ऊपर से तो आपको बहुत कुछ सामान्य सा दिखाई देता है या एक रूप दिखाई देता है, लेकिन सभ्यताओं का वास्तविक महत्व उनके अंतर चित्त में विद्यमान होता है। और जो भारतीय सभ्यता है, उस भारतीय सभ्यता का जो विशिष्ट लक्षण है, वो इसके जिज्ञासा केंद्रित होने में निहित है। और भारतवर्ष के सामने वो जो जिज्ञासा का प्रश्न है, वो आत्मबोध की जिज्ञासा है। हु एम आई, ये फंडामेंटल सवाल है, और इस बात पर प्रोफेसर ए के शरण ने भी बहुत एम्फेसाइज किया है। ये जो आत्मबोध का प्रश्न है, ये आत्मबोध का प्रश्न भारतीयों के सभी कार्य व्यापार में, उनके पूरे जीवन में एक अवान्तर कथा की तरह से, एक बैकग्राउंड की तरह से विद्यमान रहता है। इस आत्मबोध के प्रश्न को हल करने के लिए ही भारतवर्ष में एक बहुत ही व्यवस्थित तत्वशास्त्र है। उस तत्वशास्त्र के ऊपर आधारित एक अध्यात्म शास्त्र है। उसके ऊपर आधारित एक दर्शन शास्त्र की बड़ी विशद परंपरा है। उसी दर्शन शास्त्र से निकला हुआ रीति या ऑर्डर का विधान है, जो आगे चल करके धर्म कहलाया। हमारा समूचा जो वैदिक वांग्मय है, उस वैदिक वांग्मय में जो ब्राह्मण संहिता ग्रंथ हैं, जो आरण्यक ग्रंथ हैं, जो उपनिषद हैं, उसके बाद उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जो षड दर्शन हैं, उन षड दर्शनों को समझने के लिए जो हमारे यहाँ षड विद्याएं हैं, उनके अर्थ को लोक में प्रतिबिंबित करने के लिए जो पुराण हैं, इस वैदिक परंपरा के अनुरूप अपने जीवन को बनाने के लिए जो स्मृतियां हैं, अपने आचरण को तत्संगत बनाने के लिए, और उसके अलावा जो रामायण और महाभारत जैसे बड़े महाकाव्य हैं, इसके अतिरिक्त आयुर्वेद है, धनुर्विद्या है, ध्वनि शास्त्र है, भाषा शास्त्र है, या अनेक प्रकार के ऐसे निबंधकार और ऐसे अनेक प्रकार के आचार्य हुए हैं जिन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी तक इस पूरी सुदीर्घ परंपरा को जीवित रखा है। तो इतना बड़ा वांग्मय हमको विरासत में प्राप्त हुआ है, जो हमारे इस तत्व शास्त्र की परंपरा को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। आनंद कुमार स्वामी कहते हैं कि ये जो शास्त्र की परंपरा है, ये शास्त्र की परंपरा के समानांतर हमारे यहाँ लोक की भी एक परंपरा है, और इसीलिए लोक की इस परंपरा को वो साइड वे टू एटर्निटी कहते हैं, कि उसी परम तत्व को प्राप्त करने की ये पगडंडियां हैं। शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है और लोक शास्त्र को अभिव्यक्त करता है। इसलिए भारत में लोक और शास्त्र के बीच भी एक बहुत गहन, अनिवार्य और अन्योन्याश्रित संबंध है, दोनों इंटरडिपेंडेंट। लोक जहां शास्त्र को अभिव्यक्त करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है, वहीं शास्त्र लोक को प्रकाशित करता है, उसको प्रकाशवान बनाता है, उसको एक प्रकार से अनुमोदित करता है। इस पूरे वांग्मय के आधार पर हमारी संस्कृति का विकास होता है। संस्कृति हमारे यहाँ एक प्रकार से हमारा सॉफ्टवेयर है। उस संस्कृति का लोक विग्रह हमारे यहाँ सभ्यता है, जिसको हम अपना हार्डवेयर कह सकते हैं। उस सभ्यता में जीने के लिए मनुष्य को अधिष्ठान प्रदान करने हेतु समाज की व्यवस्था है। उस समाज में जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के आधार पर त्रिगुण का सिद्धांत है, चातुर्वर्ण का सिद्धांत है, चतुष्पुरुषार्थ का सिद्धांत है, चतुष आश्रम का सिद्धांत है, जो हमारे यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, और ऋण त्रय का सिद्धांत है। ऐसे समाज को पोषित करने के लिए ही हमारे यहाँ कलाएं हैं। और कला को भारत में जहां सेल्फ फुलफिलमेंट यानी आत्म पूर्णता का माध्यम माना गया है, वहीं पर उसे सेल्फ अपलिफ्टमेंट यानी आत्म उन्नयन का भी साधन माना गया है, और वहीं पर उसे सेल्फ रिफाइनमेंट या आत्म परिष्कार, या जिसे कैथारसिस कहते हैं, उसका भी साधन माना गया है। और ऐसे समाज की रक्षा करना हमारे यहाँ राजनीति का दायित्व है। और ऐसे राजनीति के लिए हमारे यहाँ लोकतंत्र, जनतंत्र, चिति, विराट, राजा, प्रजा, मोक्ष की कामना, पाप, पुण्य,
प्रताप, इस प्रकार की अनेकानेक धारणाएं हैं जिन धारणाओं को एक बार फिर से चिन्हांकित करने और उनको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से वो हमारे विद्या विमर्श के जगत से बाहर है। अब ये जो सारी चीजें हैं, यानी वो जिज्ञासा मूलकता हमारी, और वहां से लेकर के हमारा अध्यात्म शास्त्र, दर्शन शास्त्र, चिति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, समाज, अर्थनीति और राजनीति, इन सभी का हमारे चित्त में उन्मीलन कराने के लिए हमारे यहाँ शिक्षा है। और इसीलिए यदि भारतीय दृष्टि से आप देखें तो भारत में शिक्षा मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। एक पंक्ति में यदि भारतवर्ष की दृष्टि से शिक्षा पर विचार किया जाए तो मनुष्य को अपने आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की कला है। और आत्मबोध के लिए सुपात्र बनाने की इस कला की यात्रा में ये सब कुछ, जिसे हम अपना समाज और संस्कृति और सभ्यता और कला कहते हैं, ये सब कुछ उसमें समाहित हो जाते हैं। जो बात यहाँ अंत में ध्यान देने वाली है, जिसको कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, वो ये है कि ये सारी चीजें, ये आत्मबोध की जिज्ञासा, ये अध्यात्म शास्त्र, ये हमारी सारी वांग्मय परंपरा, ये संस्कृति, ये सभ्यता, ये समाज, ये अर्थ, ये राजनीति और ये शिक्षा, या तो ये एक साथ प्रतिष्ठित होंगी या ये सभी एक साथ अप्रतिष्ठित होंगी। इनमें भी बहुत गहरा अन्योन्याश्रित संबंध है। ये नहीं चल सकता कि हमारी अर्थव्यवस्था तो आधुनिक हो लेकिन हमारा समाज पारंपरिक हो। ये नहीं हो सकता कि हमारा समाज तो आधुनिक हो और हमारी शिक्षा व्यवस्था पारंपरिक हो। इन सभी की तासीर एक प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए ये पूरा का पूरा पैकेज है। ये एक साथ या तो किसी राष्ट्र में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा या एक साथ ये अप्रतिष्ठित हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। इसलिए मित्रों, चुनौती हमारे सामने बहुत बड़ी है। एक साथ हमको इतने प्रकल्पों को हैंडल करना है। चाणक्य ने अपने नीति वाक्यों में कहा है कि सुखस्य मूलम धर्मः, धर्मस्य मूलम अर्थः, अर्थस्य मूलम राज्यः, राज्यस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम इंद्रिय जयः और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम्। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ संबंध है। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है। जब तक तदनुरूप अर्थव्यवस्था नहीं होगी तब तक हम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते। अर्थस्य मूलम राज्य, ऐसी अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित करना जिसमें लोग अपने धर्म का पालन कर सकें और परम सुख को प्राप्त कर सकें, ये सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है। ये वही राज्य कर सकता है जिस राज्य का मूल विनय हो, उद्दंड न हो। और विनयस्य मूलम इंद्रिय जया, ये वही राज्य कर सकता है जिसमें जितेंद्रियता का भाव हो, जो विलासी न हो और जो लोगों को विलासी बनने के लिए प्रेरित न करे। और इंद्रिय जयस्य मूलम वृद्धोपसेविनम, ऐसा वही राज्य हो सकता है जो अपनी परंपरा का सेवन करेगा, जो अपनी परंपरा के प्रति निष्ठुर नहीं हो। तो कौटिल्य के भी अगर आप इस नीति वचन को देखें तो ये सारे जो प्रकल्प हैं जीवन के, ये सभी अन्योन्याश्रित हैं, ये एक साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए इनकी एक साथ प्रतिष्ठा होती है और एक साथ अप्रतिष्ठा होती है। इसलिए एक आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती। तीरगी का मतलब होता है अंधकार, और एक अगला शब्द आएगा अश्क। अश्क का मतलब होता है आंसू। हर एक चिराग से हर तीरगी नहीं मिटती, चिरागे अश्क जलाओ बहुत उदास है रात। इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से आप सभी महानुभावों के प्रति नतमस्तक होते हुए पवन जी के प्रति और मैखुरी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आप लोगों के साथ इतने विहंगम विषय पर इतने कम समय में जो कुछ भी मुझसे हो सकता था ऐसा आपसे निवेदन करने का उन्होंने अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, साधुवाद, नमस्कार।